हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले मेटल नॉन मेटल का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयनिक कंपाउंड्स। आज हम करेंगे आयनिक कंपाउंड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, तो केमिकल भी बोल सकते हैं या फिजिकल प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड्स की क्या क्या होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना टॉपिक, जो कि लेक्चर नंबर 4 मेटल नॉन मेटल क्लास 10th आयनिक कंपाउंड। तो आज का हमारा टॉपिक है आयनिक कंपाउंड और आयनिक बॉन्ड क्या होता है। टॉपिक हमारा आयनिक कंपाउंड, इसको बोल सकते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो ये टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद होगा इससे पहले की क्लास अगर देखा हो, लेक्चर देखा हो, तो हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिर पढ़ा था हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, दोनों के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। सॉरी। तो आज हमें पढ़ना है क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ही चल रही है मेटल नॉन मेटल की। यहाँ पे एक नया टॉपिक भी आ रहा है, सब टॉपिक आयनिक कंपाउंड या फिर आयनिक बॉन्ड। क्या होता है जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करें, व्हाट विल हैपन इफ मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। तो मेटल की नॉन मेटल के साथ रिएक्शन देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। और करके ऐसे भी लिख सकते हो, मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। क्या होता है जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, क्या होता है आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो क्या होता है आयनिक कंपाउंड, तो आज का हमारा टॉपिक है आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड। तो मैं आयनिक बॉन्ड लिख रहा हूं, जिन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होता है वही आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब आयनिक बॉन्ड होता है क्या है, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। तो डेफिनेशन बोलती है, इट इज डिफाइंड व्हेन अ बॉन्ड is formed between two atoms by the completely transfer of electrons। डेफिनेशन को ध्यान देना, completely transfer of electrons, इलेक्ट्रॉन्स का जहां पे कंप्लीटली क्या हो, ट्रांसफर फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स। कहां से, मेटल्स टू नॉन मेटल, मेटल्स टू नॉन मेटल, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो, कहां से, मेटल से नॉन मेटल। इसलिए टॉपिक का नाम मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। ठीक है, मेटल से नॉन मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीटली ट्रांसफर होना, दैट इज फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। सच बॉन्ड कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, सच बॉन्ड कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है, क्या होता है आयनिक कंपाउंड, यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे भी। लिखा है व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम, जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा हो, वो भी कैसे, इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीटली ट्रांसफर होना। अगर इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है मेटल से नॉन मेटल की तरफ, किससे, मेटल से नॉन मेटल की तरफ, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। ये लाइन याद रखनी है, जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो, कहां से, मेटल टू नॉन मेटल, या बोल सकते हैं दैट इज फ्रॉम वन एटम टू अनदर। और उस टाइम पे, इस सिचुएशन पे जो बॉन्ड बन रहा है, उस केस में वो कहलाता है हमारा आयनिक बॉन्ड। अब मेटल से नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का मतलब क्या है, याद होगा मेटल्स की डेफिनेशन और मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। क्या करते हैं, लूज। और जो नॉन मेटल होते हैं वो गेन करते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और नॉन मेटल गेन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल से जाएगा किसकी तरफ, नॉन मेटल, मेटल लूज करेगा और नॉन मेटल गेन करेगा। मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, ये हम पढ़ के आए, पीछे जाके देख सकते हो। और नॉन मेटल के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। मेटल्स इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव।
अब कैसे मेटल से नॉन मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा उसको हम यहाँ पर समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। किसके थ्रू? एग्जाम्पल के थ्रू। तो आयनिक कंपाउंड और आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा हो मेटल से नॉन मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन का क्यों ट्रांसफर करता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी में कर चुके, आप वो लेक्चर जाके देख सकते हो। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों करता है, वो सारी प्रॉपर्टीज भी हम नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा मेटल से नॉन मेटल। तो इसके लिए एग्जाम्पल समझने के लिए यहाँ पे एक टॉपिक देख लेना, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन सब टॉपिक। अभी इसी के एग्जाम्पल आप पे आ रहे हैं डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने दिया था इलेक्ट्रॉन डॉट और लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो समझते पहले एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट बनता कैसे? फॉर एग्जांपल सोडियम की बात हो रही है, सोडियम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281, क्लास 9th में करके आया हूं, 11 एटॉमिक नंबर 281 KLMN 281, K में 2, L में 8, M में 1। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसके ऊपर एक डॉट लिख देंगे, इस एक डॉट का मतलब है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट। ये डॉट से रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इस कॉन्सेप्ट को लुईस ने दिया था, इसलिए इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो कॉन्फ़िगरेशन को मैं राइट में लिख देता हूं यहाँ पर KLMN 281। तो कभी पूछा जाए डॉट स्ट्रक्चर बनाओ सोडियम का, तो ये रहा सोडियम का डॉट स्ट्रक्चर। ये किस लिए पढ़ रहे हैं? अभी ये आयनिक कंपाउंड में ये यूज होगा। दूसरा देख लो, 1 बाय 1 एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 पेयर्स में बनाने, 3 4 5 6 एंड 7। कुछ बुकों में डॉट से लिखा होता है, इनको क्रॉस से भी लिख सकते हो आप, ऐसे क्रॉस बना के छोटा सा। क्लियर? या तो आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर डॉट से, इस टाइप से क्रॉस से भी कर सकते हो, डॉट से। तो मैं यहाँ पर डॉट से लिख रहा हूँ और लिखा भी हुआ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये डॉट स्ट्रक्चर दिया था। कैल्शियम की अगर बात हो Ca, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2882, 20 एटॉमिक नंबर होता है। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। वैलेंस शेल होती है लास्ट शेल। कौन सी होती है? लास्ट शेल, जिसको बोलते हैं लास्ट शेल, वैलेंस शेल, आउटरमोस्ट शेल। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन से आप चाहे एक ऊपर बना सकते हो और एक नीचे। ये डॉट बनाते टाइम ध्यान रखना है कि ये इस एलिमेंट से टच ना हो। हम किसी का भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने होता है? 2 6। तो 6 1 2 3 4 5 एंड 6, ये होते हैं डॉट स्ट्रक्चर। किसी भी एलिमेंट्स का डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाएगा या लुईस डॉट, तो हमें इस टाइप से बनाना है, एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। अब ये यहाँ पे क्या यूज है इसका, ये देखते हम कि आयनिक कंपाउंड में इसका रोल क्या होता है। तो आयनिक कंपाउंड होते हैं क्या? जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा हो मेटल से नॉन मेटल, तो देखते हैं, या फिर एक एटम से दूसरे एटम पर। अब समझते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ध्यान से देखना, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसा होता है। ये सोडियम है जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, नहीं भी पता तो वहां पे लिखा हुआ है कितने होते हैं? 1। क्लोराइड मींस क्लोरीन, इसके वैलेंस शेल में कितने? 7। 1 2 3 4 5 6, ये 7। अब देखो, हमें पता है सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। क्यों कर देता है? हर एलिमेंट चाहता है स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना, जिसको बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना। सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। क्लियर? और क्लोरीन को वो इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे वो नॉन मेटल्स होते हैं, हम पढ़ के आ रखे। जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे? लूज करे, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे वो कौन होते हैं? मेटल्स। लूज करने के बाद पॉजिटिव आता है और गेन करने के बाद नेगेटिव। इसीलिए मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते थे और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है तो इससे पीछे वाले लेक्चर में जाके जरूर देखना, वहां पे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सोडियम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सामने ध्यान देना दोबारा, सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। क्लियर? सोडियम किसको देगा? वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को। इसके सामने कौन है? क्लोरीन। क्योंकि इससे क्या होगा, सोडियम जैसे ही अपने एक इलेक्ट्रॉन को देगा किसको?
क्लोरीन को। तो सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, और वो एक इलेक्ट्रॉन किसके पास आया है, क्लोरीन, क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, और दोनों ही स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना दिया, स्टेबल नोबल गैस, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। तो रिएक्शन यहाँ पे क्या बनी है, रिएक्शन बनी है NaCl, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, NaCl। Na ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो ये बन गया NaCl। जो इलेक्ट्रॉन्स को देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है देने पर, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर नेगेटिव आता है, इसलिए NaCl पे ये चार्ज होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है और ये जो कंपाउंड है ये कहलाएगा आयनिक कंपाउंड, क्योंकि डेफिनेशन बोलती है व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, कैसे बनेगा, द कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लाइन याद रखनी है। आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड और आयनिक बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है वो कंप्लीटली होता है, द कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया किसके पास, क्लोरीन के पास। सोडियम जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है वो मेटल कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेता है मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो मेटल्स होते हैं, और जो गेन करते हैं वो नॉन मेटल, इसलिए लिखा हुआ है, बोल सकते हो फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। जिसको नहीं पता मेटल नॉन मेटल तो वो ये लाइन लिख सकते हैं, दैट इज फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर होना, उसके द्वारा बनाया हुआ बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाता है। कौन सा कहलाता है, आयनिक बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इनका नाम आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड इसलिए पड़ा है क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज करा तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आयन, और क्लोरीन ने गेन करा है तो नेगेटिव आयन। तो एक पे पॉजिटिव आयन है जिसे कैटायन बोलते हैं, एक पे नेगेटिव आयन है जिसे एनायन बोलते हैं, तो इसलिए ये आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए बोल दिया इसको आयनिक बॉन्ड। क्या बोल दिया, आयनिक बॉन्ड। और ये मैंने सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया पूरा फॉर्मेशन का, और जिसको बोल सकते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो NaCl ऐसे फॉर्म्ड होता है। तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, क्यों है, क्योंकि इस पे आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है, एक कैटायन और एक एनायन। कैटायन क्यों बन रहा है, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और एनायन क्यों बन रहा है, क्लोरीन गेन कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो मेटल्स होते हैं और जो लेता है वो नॉन मेटल्स। तो अब समझते हैं वन बाय वन, और भी बहुत सारे एग्जांपल, पहले इसको नोट करें, अब देखते हैं और भी फॉर्मेशन, जैसे सोडियम क्लोराइड। अब वन बाय वन हम एग्जांपल यहाँ पे करते हैं, तो इसको नोट करें। हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अगला एग्जांपल ले रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड Cl2 होता है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे फॉर्म हुआ है, देखो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी देख लो, 7 नीचे कर लेते थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में होते हैं 2, 12 एटॉमिक नंबर होता है, वैलेंस शेल में कितने होते हैं 2। अब देख लो मैग्नीशियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। मैग्नीशियम 12 होता है एटॉमिक नंबर, 2A2। अगर वो वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। हाँ चले जाएंगे, एक ये क्लोरीन ले लेगा और एक ये क्लोरीन। ऐसा करने से मैग्नीशियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट, मैग्नीशियम भी स्टेबल नोबल गैस बन चुका है और क्लोरीन भी। तो यहाँ पे जो बन रहा है वो बन रहा है MgCl2, MgCl2। मैग्नीशियम ने दिया है तो 2 पॉजिटिव, दोनों क्लोरीन ने एक एक लिया है तो दोनों क्लोरीन पे एक एक नेगेटिव, तो इस स्पीसीज पे 2 पॉजिटिव हो गया और 2 नेगेटिव। मैग्नीशियम ने 2 दिए इसलिए 2 पॉजिटिव, और क्लोरीन ने एक एक लिया है तो दोनों को मिला के 2 नेगेटिव। तो कोई अगर यहाँ पे चार्ज पूछे तो मैग्नीशियम पे +2, और क्लोरीन का बोल रहे इंडिविजुअल तो -1 है और टोटल जो आ रहा है -2, क्योंकि 2 क्लोरीन है। क्लियर, इसलिए इनको आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स में आप क्या जनरली ऑब्जर्व करोगे कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है मेटल से नॉन मेटल की तरफ। उसे मेटल क्यों बोलते हैं मैं बार बार बता रहा हूँ, पीछे भी मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे वो मेटल्स होते हैं, और लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाए। जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे वो नॉन मेटल होते हैं। यही डेफिनेशन है मेटल और नॉन मेटल की। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे वो नॉन मेटल, और नॉन मेटल कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर, मींस गेन करके नेगेटिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नेगेटिव। और भी एग्जांपल देखते हैं वन बाय वन। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम
क्लोराइड, फॉर्मूला आता है AlCl3। चलो लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे MgCl2 AlCl3। कैसे बनता है देख लो, ये रहा एल्यूमिनियम, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 3, 1 2 3। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो वैलेंस शेल में कितने हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 क्लोरीन है, क्योंकि 3 क्लोरीन चाहिए भी, तीनों को एक एक मिलेगा। 1 2 3 4 पेयर्स में बनाने हैं 5 6, और यहाँ पे बचा अकेला 7। ठीक है, क्या बचा 7, तो कॉपी पेस्ट कर लेते 3 बार। ये रहा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर मेटल से नॉन मेटल, मेटल से नॉन मेटल, मेटल से नॉन मेटल। तो तीनों क्लोरीन ने एल्यूमिनियम के एक एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया है, गेन, और एल्यूमिनियम में क्या कर रहा है, लूज। तो यहाँ पे बन गया, एल्यूमिनियम ने दिया है AlCl3, इसको बोल सकते हैं 3 पॉजिटिव, इंडिविजुअली चार्ज -1 है तो टोटल मिला के -3 हो जाएगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम पे +3 और तीनों क्लोरीन का मिलाकर -3, तो ये बन गया एक आयनिक कंपाउंड जिसपे आयंस का फॉर्मेशन हो जाए, जहाँ पे एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन, तो यही कहलाते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड। और जो ये रिएक्शंस जो करा रखी है इलेक्ट्रॉन डॉट, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी, प्री बोर्ड में भी, आपके मिड टर्म के एग्जाम्स में भी। अगला आता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं, दूसरे एग्जांपल्स ले रहे हैं, इनको नोट करें। नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मूला होता है CaO, नहीं भी पता तो देख लो CaO। ये रहा कैल्शियम जिसके वैलेंस शेल में 2 होते हैं, 20 एटॉमिक नंबर, मैंने पीछे बताया भी है। ऑक्सीजन जिसके वैलेंस शेल में कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, और कैल्शियम को अपने कितने इलेक्ट्रॉन देने 2, तो कैल्शियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। अपने इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया है उसने, एक एटम से दूसरे एटम, मेटल टू नॉन मेटल। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड ले लेते चलो, या पोटेशियम क्लोराइड, यह है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम के वैलेंस शेल में कितने होते हैं 1, पोटेशियम होता है 19, कितना होता है 19। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 8 8 1, ठीक है, वैलेंस शेल में कितने 1। और क्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा कंप्लीटली मेटल से नॉन मेटल, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, आयनिक, क्योंकि आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है, एक कैटायन एक एनायन, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये हमने कुछ एग्जांपल देखे किसके, आयनिक कंपाउंड और आयनिक बॉन्ड्स के। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे, जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो मेटल से नॉन मेटल, जो दे रहा है वो मेटल्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है वो नॉन मेटल, जो गेन कर रहा है वो नॉन मेटल, जो लूज कर रहा है वो मेटल, क्योंकि मेटल की यही डेफिनेशन है केमिकल प्रॉपर्टी में कराया हुआ है। तो ये था हमारा मेटल से नॉन मेटल्स के साथ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। तो ये इसकी डेफिनेशन दोबारा आते हैं, देखो, इट इज डिफाइंड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा हो, बाय द कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीटली ट्रांसफर से, सच टाइप ऑफ बॉन्ड आयनिक बॉन्ड, या बोल सकते हो दैट इज फ्रॉम वन एटम टू अनदर, जब एक एटम से दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा हो, उस केस में बना हुआ बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। आयनिक बॉन्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमने 3-4 कुछ एग्जांपल देखे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कि NaCl में देखा हमने, मैग्नीशियम क्लोराइड, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता ही क्यों है, वो अपने आप को स्टेबल नोबल गैस या बोल सकते हो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो सब यहाँ पे अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन्स को देकर कोई इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, देने पे पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन गेन लेने पर नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए एक स्पीसीज पे पॉजिटिव होता है, इसके एक आयंस पे नेगेटिव, एक कैटायन होता है और एक एनायन। तो ये सारे एग्जांपल नोट करें। अब हम आते हैं आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या क्या आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज है, इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं।
कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, फिजिकल स्टेट, नेचर कैसा होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सोल्युबिलिटी, कंडक्टिविटी, रिएक्शन वगैरह एंड सो ऑन। तो इसे नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, या बोल सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, जिन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होते हैं उनको आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और हमने देख लिया मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। क्या होता है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वन बाय वन हम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। पहली प्रॉपर्टी आ रही है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है फिजिकली ये कैसा दिखता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आयनिक कंपाउंड NaCl सबने देखा है, घर में यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट। कैसा होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉलिड। क्या होते हैं, सॉलिड। एग्जांपल के लिए अभी अभी देखा हमने NaCl, MgCl2, AlCl3, etc। ये कुछ एग्जांपल अभी हमने पीछे करे बहुत सारे। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉलिड। तो पहला पॉइंट था आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जनरली सॉलिड। अब आ रहा है सेकंड। क्या आ रहा है सेकंड, सेकंड और इंपॉर्टेंट, क्रिस्टलाइन नेचर। क्रिस्टलाइन नेचर। NaCl सबने देखा घर में, NaCl के जो पीसेस होते हैं जिसे बोलते हैं क्रिस्टल्स। NaCl जो होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्या, किसमें, क्रिस्टल फॉर्म में। और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टलाइन इन नेचर। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर को शो करते हैं, जो क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी पॉइंट को बोला जाता है क्रिस्टलाइन इन नेचर। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं और क्या क्या बता रहे हैं। आयनिक कंपाउंड्स are generally crystalline in nature। आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन नेचर में एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक्सरेज कैसे प्रूफ करा गया, एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शंस prove that the constituents units of a crystals are ions, not a molecules, and these ions are arranged in regular pattern। यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, these ions are arranged in regular pattern। अभी स्टेटमेंट बोल क्या रही है, पहला लिखा है देखो, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली क्रिस्टलाइन इन नेचर। आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन नेचर शो करते हैं। देखा होगा आयनिक कंपाउंड घर में NaCl होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। कि कैसे प्रूफ हुआ, जब उसमें से एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड बोल सकते हो, जिसको हायर क्लासेस में ब्रैग इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अभी के लिए याद रखना, जब आयनिक कंपाउंड से एक्सरेज पास करी गई, कौन सी रेज पास करी गई, एक्सरेज, तो क्या ऑब्जर्व करा गया, जो आयंस है वो एक रेगुलर पैटर्न शो कर रहे हैं। रेगुलर मत मींस एक ऑर्डरली पैटर्न शो करते हैं, जो अभी हम फिगर के थ्रू भी समझेंगे। जब एक्सरे डिफ्रैक्शन प्रूव दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल आर आयन नॉट अ मॉलिक्यूल। तो आयनिक कंपाउंड में सारे क्या थे, आयंस थे। ठीक है, क्या थे, आयंस। और वो आयंस भी क्या थे, दीज आयंस आर अरेंज्ड
these ions are arranged in regular pattern, और उन आयंस का जो अरेंजमेंट था वो कैसा था, रेगुलर पैटर्न, एक फिक्स्ड ऑर्डर में चल रहा है। रेगुलर पैटर्न का मतलब क्या है, यहाँ पे हम एक फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। तो रेगुलर पैटर्न का मतलब तो यहाँ पे समझ लेते हैं एक आयनिक कंपाउंड का डायग्राम जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक आयनिक कंपाउंड का 3D रेगुलर पैटर्न, 3D रेगुलर स्ट्रक्चर में जो कि यहाँ पे सामने ड्रॉ है। इसमें क्या देख रहे हो, इसमें दिख रहा है, देखो एक नेगेटिव है, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं। एक नेगेटिव है ये ग्रीन वाला, और जो ये ब्लू ब्लू से है, ठीक है, वायलेट पर्पल जो भी है, वायलेट कलर का, वो कैसा है, पॉजिटिव। ये ग्रीन वाले का मतलब नेगेटिव है, और जो ब्लू वाला है वो क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, किसी भी डायरेक्शन में किसी भी डायमेंशन में चले जाओ तो 3D रेगुलर पैटर्न, ये होता है आयनिक कंपाउंड का पैटर्न। क्या होता है, आयनिक कंपाउंड का पैटर्न। आयनिक कंपाउंड्स में एक कैटायन होता है, एक एनायन, इस टाइप से देखो, एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, ठीक है, इस टाइप से एक कैटायन एक एनायन, वो भी 3D एक पैटर्न में चल रहा है, रेगुलर पैटर्न। इसी रेगुलर पैटर्न की वजह से ये एक क्रिस्टलाइन नेचर शो करता है। किसी भी सब्सटेंस का अगर रेगुलर पैटर्न होता है, इस टाइप से रेगुलर पैटर्न होता है, तो वो सब्सटेंस क्रिस्टलाइन नेचर को शो करता है। और ये प्रूफ कैसे कराया गया, ये एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, जिसको 12th आफ्टर 12th या 12th में अगर आप हायर थोड़ा डिटेल में चैप्टर पढ़ोगे सॉलिड स्टेट, तो वहां पे पता चलता है ब्रैग इक्वेशन। ब्रैग इक्वेशन एक टॉपिक है, उन्होंने ये एक्सप्लेन करा था। अभी के लिए लिख लेना एक्सरे डिफ्रैक्शन प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी क्लासेस में ये ब्रैग इक्वेशन का नाम नहीं होता। तो जो आयनिक कंपाउंड होता है वो 3D रेगुलर पैटर्न को शो करता है, 3D रेगुलर पैटर्न को, इसी वजह से वो क्रिस्टलाइन नेचर में एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टलाइन नेचर शो करता है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, आयनिक कंपाउंड आर जनरली क्रिस्टलाइन इन नेचर। तो यहाँ पे याद रखना, जो देखो मैंने एनायन को यहाँ पे भी बड़ा दिखाया है और एनायन वहां पे भी बड़ा है। एनायन मतलब होता है नेगेटिव वाला, और कैटायन होता है पॉजिटिव। एनायन बड़ा क्यों होता है, कैटायन छोटा क्यों होता है, ये क्लास 11th में जाके हम पढ़ेंगे। अभी के लिए जस्ट समझ लेना, एनायन बड़ा है और कैटायन छोटा। जनरली एनायन अपने कोरस्पोंडिंग एटम से बड़े होते हैं और कैटायन कोरस्पोंडिंग एटम से छोटे। इसका एक्सप्लेनेशन क्लास 11th चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन उसमें है। तो ये सेकंड पॉइंट था क्रिस्टलाइन नेचर। तो क्रिस्टलाइन नेचर आई हो आपका क्लियर हो गया हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसे नोट करें, अरेंजमेंट याद रखना, एग्जाम में ये बना सकते हो इस टाइप से, क्लियर। नेगेटिव वाला बड़ा और पॉजिटिव वाला छोटा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब आता है थर्ड, जो कि है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसे नोट करें, थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट आ रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं, क्या वो भी लो या हाई। तो आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जनरली हाई होता है। आयनिक कंपाउंड शो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब रीजन आता है क्यों, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख लेता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। रीजन, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू हाई बोल लो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या है, जब दो अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये रहा एक कैटायन
आयनिक कंपाउंड में कैटायन होता है एक एनायन। अब अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। कैटायन एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब अपोजिट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे हाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड का जगह अगर हम स्ट्रक्चर देखें, कहाँ गया बैक में, आयनिक कंपाउंड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कैटायन एनायन बहुत एक देखो एक पैटर्न में कैटायन है, एक में एनायन, कैटायन एनायन, सारे कैटायन एनायन के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर हमें इन्हें अलग करना है तो हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इनको ब्रेक करने के लिए। क्या करने के लिए? ब्रेक करने के लिए। इसी की वजह से ये हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। इसी को बोलते हैं, इसी टर्म को, इसी कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कैटायन और एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी वजह से ये हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। तो ये था हमारा थर्ड प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड की। अब आती है फोर्थ और फिफ्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारी एग्जाम में सारी पूछी जाती है। अब आ रही है नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी। अब आयनिक कंपाउंड की बात करें तो आयनिक कंपाउंड वाटर में तो सोल्यूबल होते हैं, नमक को पानी में डालते तो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, बट आयनिक कंपाउंड को जब अगर मैं बेंजीन, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म में डालूं तो वहां पे जाके इनसोल्यूबल हो जाते हैं। तो ये हम देखते हैं पहले स्टेटमेंट। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन polar solvent, polar solvent, that is एग्जाम्पल के लिए लिख लो, एग्जाम्पल वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। क्या होता है पोलर नॉन पोलर, अभी शॉर्ट में थोड़ा सा हिंट दे देंगे। आयनिक कंपाउंड और सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट? पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लो यहाँ पे, पोलर। आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, याद रखना। अब ये पोलर होता है क्या, इसके बारे में भी अभी देखते हैं। वैसे पोलर या नॉन पोलर क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग में कराया हुआ है, वहां पे जाके देख सकते हो पोलर नॉन पोलर एग्जैक्टली होता है क्या। अभी के लिए हम समझेंगे पोलर नॉन पोलर है क्या। आयनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल होते हैं, हमें पता है पानी में नमक को डालोगे तो घुल जाता है। तो आयनिक कंपाउंड वाटर सोल्यूबल है और वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, बट insoluble in non-polar solvent, और नॉन पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे कौन कौन से एग्जांपल देख लो। एग्जांपल बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक का, जो कि चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे हम। अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, etc। तो आयनिक कंपाउंड वाटर सोल्यूबल होता है, पानी में नमक घुल जाता है। आयनिक कंपाउंड पोलर में सोल्यूबल होता है। पोलर मींस जैसे कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, और नॉन पोलर में इंसोल्यूबल होता है, इंसोल्यूबल इन नॉन पोलर, जैसे बेंजीन, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड सो ऑन। अब ये पोलर नॉन पोलर क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा तो देख ही लो, तो क्योंकि यहाँ पे टर्म यूज हुई है तो पता होना चाहिए। पोलर नॉन पोलर, देखो पोलर जो होते हैं, पोलर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें क्या हो, चार्ज सेपरेशन। अभी के लिए इतना बहुत है समझने के लिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। चार्ज सेपरेशन क्लास 10th में पूछा नहीं जाता कि पोलर नॉन पोलर क्या होता है। पोलर वो कंपाउंड होते हैं या वो मॉलिक्यूल जिनमें चार्ज सेपरेशन हो, और नॉन पोलर जिनमें कोई चार्ज सेपरेशन ना हो। नॉन पोलर वो होते हैं जिसमें नो चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन का मतलब, जैसे वाटर जो है, एग्जांपल लेते हैं, वाटर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये वाटर का स्ट्रक्चर होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पॉजिटिव। ये सिंबल यूज हो रहा है पार्शियल, इसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, इस सिंबल का नाम डेल्टा है, और यहाँ पे ये यूज हो रहा है पार्शियल के लिए। किसके लिए? पार्शियल। पार्शियल मतलब थोड़ा बहुत, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली, थोड़ा बहुत। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। ये सारी टर्म क्लास हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, इसलिए पोलर नॉन पोलर को यहाँ पे
नहीं बढ़ाया जाता, तब भी थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। पोलर कौन होता है? जिनमें चार्ज सेपरेशन हो, ऐसे चार्ज स्पीसीज जिसपे हो वो पोलर होता है। जिसपे भी चार्ज दिख रहा हो ना तो वो पोलर है। और नॉन पोलर जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता वो कहलाते हैं नॉन पोलर। और सोलिबिलिटी की एक टर्म है जो कि पता होना चाहिए हमेशा, जो बार बार पढ़ेंगे हम आगे, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। ये लाइन क्लास 11 12 में बहुत बार मिलने वाली है केमिस्ट्री में। इसका मतलब होता है कि पोलर पोलर में सोल्यूबल होते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब होता है कि पोलर कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर में सोल्यूबल होते हैं और नॉन पोलर वाले नॉन पोलर में, पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में। पोलर कौन होते हैं? जिनमें चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन का मतलब मानना आज के बाद आपको किसी में भी ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव दिख रहा है वो पोलर है, और जिसमें नहीं होता वो सब क्या है? नॉन पोलर। अभी के लिए क्लास 10 के लिए इतना समझ लेना। अगर मैं देखूं वाटर पे चार्ज है, नहीं भी पता तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, वाटर एक चार्ज स्पीसीज मींस चार्ज सेपरेशन उस पे है। तो बताओ आयनिक कंपाउंड पे चार्ज होता है? आयनिक पे तो होता है, हम पढ़ क्या है आयनिक कंपाउंड पे, तो नाम ही आयनिक कंपाउंड है चार्ज की वजह से। आयनिक कंपाउंड पे भी चार्ज है और वाटर पे भी चार्ज होता है। और स्टेटमेंट बोलती है लाइक डिसॉल्व लाइक, और जो चार्ज वाले होते हैं वो पोलर होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड एक पोलर है, वाटर भी पोलर है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक मींस पोलर पोलर में सोल्यूबल है, इसीलिए आयनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल, क्योंकि दोनों क्या है? पोलर नेचर के, और पोलर पोलर में सोल्यूबल होते हैं, और इसीलिए आयनिक कंपाउंड नॉन पोलर में इनसोल्यूबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड पे चार्ज है और नॉन पोलर वाले पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता, इसलिए ये एक दूसरे में सोल्यूबल नहीं हो पाते। चलो अभी हम ये भी देख लेते हैं कि वाटर के अंदर आयनिक कंपाउंड का बिहेवियर कैसे होता है, कैसे ये सोल्यूबल हो जाते हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल इन वाटर दैट इज पोलर सॉल्वेंट, बट इनसोल्यूबल इन बेंजीन, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म जो कि नॉन पोलर है। और पोलर नॉन पोलर वहां पे मैंने हिंट दे दिया, पोलर जिनमें चार्ज सेपरेशन हो, नॉन पोलर जिसमें नो चार्ज सेपरेशन। इससे ज्यादा उसको भी मैं बता भी नहीं सकते क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सारे आएंगे फिर 11th क्लास के कॉन्सेप्ट से। तो देखो पोलर पोलर में सोल्यूबल होंगे, नॉन पोलर नॉन पोलर, ये याद रखना हमेशा के लिए। और इसके लिए ये लाइन है लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर में और नॉन पोलर नॉन पोलर में। तो आयनिक कंपाउंड का वाटर के साथ कैसा बिहेवियर होता है वो अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे अब हम, तो इसको अच्छे से नोट करें। अब हम इसकी सॉल्युबिलिटी को देखते हैं कैसे ये सॉल्युबल होता है, पोलर नॉन पोलर है भी क्या। तो इसको नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आयनिक कंपाउंड जो कि एक पोलर है, वाटर भी पोलर है। वाटर का भी अभी स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, दोबारा भी देखना। अब आयनिक कंपाउंड को जैसे ही वाटर के अंदर डालते हैं तो NaCl दो में टूटता है। मान लो मैंने NaCl को पानी में डाला, ये समझ रहे हैं हम, NaCl को किसमें डाला? वाटर में, तो ये किसमें ब्रेक होगा? Na पॉजिटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन। अब ये Na पॉजिटिव आयन वाटर के कौन से हिस्से को अट्रैक्ट करेगा? कौन से हिस्से को अट्रैक्ट करेगा? Na पॉजिटिव वाटर के ऑक्सीजन को, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? नेगेटिव वाले पोर्शन को। तो ये वाटर के ऑक्सीजन वाले पोर्शन को अपनी तरफ क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट, ऑक्सीजन वाले पोर्शन को। ये वाटर, ये फिगर आपको कई जगह दिखेगी। तो वाटर के अंदर NaCl के Na पॉजिटिव आयंस का बिहेवियर इस टाइप से होगा, एक क्लस्टर का फॉर्मेशन। ये पॉजिटिव है, ऑक्सीजन वाला इसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या होता है? नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो NaCl जैसे NaCl को पानी में डाला, Na ब्रेक हुआ आयंस में, उसको चारों तरफ से किसने कवर कर लिया? वाटर के ऑक्सीजन वाले पोर्शन ने। पूरा वाटर मॉलिक्यूल है और वाटर के ऑक्सीजन वाला मॉलिक्यूल इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, और इस पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, जो बताया हुआ मैंने एक पे दिखा भी दिया, आप चाहो तो सभी पे बना सकते हो। ठीक है, Na पॉजिटिव का तो ये बिहेवियर है। तो Cl नेगेटिव कैसा बिहेव कर रहा होगा? Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव आयन की बात करूं तो Cl नेगेटिव आयन। अब Cl नेगेटिव वाटर के किस पोर्शन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा? वो कर रहा होगा H पॉजिटिव वाले को, क्योंकि देखो नेगेटिव H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव नेगेटिव वाले को रिपेल, इसलिए वो ऊपर की तरफ। तो ये बिहेवियर होगा, सॉरी, HOH HOH HOH।
तो वाटर के अंदर NaCl मॉलिक्यूल कैसा बिहेव करता है, सोडियम पॉजिटिव को वाटर का नेगेटिव वाला हिस्सा अट्रैक्ट कर रहा होगा और क्लोरीन नेगेटिव को वाटर का H पॉजिटिव। यही है पोलर पोलर। देखो ये एक पोलर मॉलिक्यूल था वाटर, क्यों? क्योंकि वाटर पे क्या है, चार्ज सेपरेशन, ये नेगेटिव पॉजिटिव। और NaCl भी क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल, क्यों? क्योंकि इस पे भी चार्ज सेपरेशन है, ये रहा नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये रहा नेगेटिव और ये रहा पॉजिटिव। पोलर पोलर में इसलिए डिसॉल्व हो जाते हैं, पोलर पोलर में इसलिए डिसॉल्व हो जाता है। और पोलर नॉन पोलर पोलर में सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि एक पे आयन, एक स्पीसीज पे क्या है चार्ज, दूसरे पे है ही नहीं। तो ये बिहेवियर होता है आयनिक कंपाउंड का वाटर के अंदर। तो आयनिक कंपाउंड वाटर सोल्यूबल है, ये हमने यहाँ पर देख भी लिया और स्टेटमेंट यहाँ पे लिख भी दी। और क्या होता है पोलर नॉन पोलर। तो इसको देखो, अब हम आते हैं, इसको नोट कर लेना। अब हम आते हैं सोल्युबिलिटी के बाद अगला टॉपिक जो कि है कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना नोट करके या उसी टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट आ रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो प्रॉपर्टी कौन सी थी, फोर्थ, हाँ फोर्थ, सोल्युबिलिटी फोर्थ थी, अब आ रही है फिफ्थ, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड करना तो चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट के लिए मेटल्स जो होते हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज। और जनरली जो एसिड, बेस, सॉल्ट्स ये होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ड्यू टू आयंस, ड्यू टू आयंस। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है दो रीजन की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स वगैरह में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, एसिड, बेस, सॉल्ट, एक्वस सॉल्यूशन, उन सब में क्या होता है ड्यू टू आयंस। अगर इन दोनों में से इसके पास क्या होता है, आयनिक कंपाउंड के पास आयंस, तो आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी या नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर आता है करती भी और नहीं भी। ऐसा क्यों, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। अगर आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में, अगर आयनिक कंपाउंड एक सॉलिड फॉर्म में, एक टुकड़ा है NaCl का, तो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ये सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, हमें पता है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैटायन एनायन को छोड़ेगा ही नहीं, मूवमेंट होने ही नहीं देगा ड्यू टू आयंस। वैसे फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स वर्ड लिख सकते हो यहाँ पे, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ड्यू टू फ्री आयंस, पूरा ही लिख दो, ठीक है, फ्री आयंस। तो फ्रीली आयंस एग्जिस्ट करने चाहिए या फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर किसी भी सब्सटेंस कोई भी है उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है, तो या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फ्री आयंस। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आयनिक कंपाउंड, इसके पास आयंस है, आयंस तो है बट सॉलिड फॉर्म में जो आयंस है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब कैटायन आयनायन को पकड़ के रख रहा है, तो मूवमेंट हो ही नहीं रही, तो आयंस का मूवमेंट नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होएगी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होएगी नहीं। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स do not conduct electricity in solid form because no free ions are exist। तो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में इसके पास कोई भी फ्री आयंस एग्जिस्ट नहीं करते। आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, याद रखना ये सॉलिड फॉर्म में ओनली सॉलिड फॉर्म में, बिकॉज नो फ्री आयंस आर एग्जिस्ट। क्यों फ्री आयंस नहीं है, आयंस तो है बट फ्रीली नहीं है, कैटायन आयन को पकड़ के रख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। आयंस होने के बाद भी, चार्ज होने के बाद भी इसके पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पा रहा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पा रहा। तो मैं अगर यहाँ पे एक वायर लगा दूं और एक वायर यहाँ पे कर दूं और करंट पास कर दूं, उसको छूंगा तो इस पे करंट नहीं आएगा, क्योंकि आयंस का मूवमेंट हो ही नहीं रहा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो पीछे पड़ के आ रहे हैं। या बोल सकते हैं नो फ्रीली आयंस एग्जिस्ट।
ठीक है। बट इसी आयनिक कंपाउंड को अगर मैं डिस्टिल वाटर में डाल दूं, पहला पॉइंट था, ठीक है, इसी आयनिक कंपाउंड को किस में डाल दें, डिस्टिल वाटर। तो यहाँ पे एक फिगर ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने एक बीकर, यहाँ पे एक बीकर के थ्रू समझते हैं, एक बीकर है, ठीक है, क्या है एक बीकर। तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं यहाँ पे, एक इलेक्ट्रोड ये रही और एक ये रही इलेक्ट्रोड, इसको कनेक्ट कर दिया आगे हमने किससे, ये एक बैटरी है की, चलो बैटरी बल्ब ले लेते हैं की, एक बल्ब, ठीक है, ये क्या है बल्ब, पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या है एक बल्ब है, ठीक है, ये क्या है डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। याद होगा एसिड बेस चैप्टर में पढ़ के आए 2-3 बार। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, नहीं, डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, बिकॉज it not contain any ions, contain ions लिख देता हूँ, ठीक है, फ्री फ्रॉम आयंस बोल सकता हूँ। डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट नॉट कंटेन आयंस, या बोल सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर फ्री फ्रॉम आयंस, इसके अंदर कोई भी आयंस नहीं होते। तो डिस्टिल्ड वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, जैसे हम की को ऑन कर दें, की को जैसे ऑन करा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, देखो वायर में तो करंट है बट यहाँ पे सर्किट इनकम्प्लीट हो जा रहा है, क्या हो जाएगा, सर्किट इनकम्प्लीट, तो वो फ्लो होएगा ही नहीं आगे, स्टॉप हो जाएगा पूरा, ठीक है। जैसे मैं ऑन करूंगा तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। देखो दोबारा याद रखना, जैसे की को ऑन करा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, करंट आगे पास ही नहीं हो पा रहा, करंट आगे पास नहीं हो पा रहा तो सर्किट इनकम्प्लीट है, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, बंद, कुछ चलेगा ही नहीं यहाँ पर। बट जैसे इसके अंदर मैं आयनिक कंपाउंड को डाल दूं, तो आयनिक कंपाउंड के कुछ पीसेस को मैंने डाल दूं, मान लो मैंने इसके अंदर डाल दिया NaCl के टुकड़े, NaCl क्रिस्टल्स, ऐड, जैसे NaCl के इसके अंदर क्रिस्टल डाले, NaCl सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा था, जैसे क्रिस्टल डालें तो NaCl क्या करेगा, Na पॉजिटिव में टूटेगा और Cl नेगेटिव, तो जैसे आयंस क्या होगा, फ्रीली एग्जिस्ट कर गया, क्योंकि पानी के अंदर जाके NaCl ब्रेक हो जाता है अलग अलग, तो Na पॉजिटिव में टूटा, Cl नेगेटिव में टूटा, और ये जैसे इसके अंदर आयंस आए और जिस भी सब्सटेंस के अंदर फ्रीली आयंस एग्जिस्ट करते हैं, या लिक्विड में या एक्वस फॉर्म में, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है, क्या कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। तो यहाँ पे देख लो, हम पॉइंट इसको लिखने वाले हैं यहाँ पे, आयनिक कंपाउंड, इसका रीजन लिख रहे हैं हम, आयनिक कंपाउंड नो conduct electricity in aqueous or molten state, molten state, aqueous मतलब वाटर की बात हो रही है, aqueous, और molten होता है पिघला हुआ, NaCl को जब पिघला होगा वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा, क्योंकि उस फॉर्म में भी फ्रीली आयंस एग्जिस्ट करेंगे, बिकॉज फ्रीली आयंस एग्जिस्ट, आयंस एग्जिस्ट। तो ये रीजन है, आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है एक्वस फॉर्म में और मोल्टन, एक्वस होता है जब वाटर के अंदर डाला जाता है, और मोल्टन मतलब पिघला हुआ, ड्यू टू फ्रीली आयंस एग्जिस्ट। तो यहाँ पे देखो ये चीज समझना, आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, सॉलिड फॉर्म में मान लो एक कैटायन है, एनायन है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा है कि मूवमेंट नहीं हो पा रही, पर जैसे ही पानी में डालते हैं तो ये क्या कर जाता है, आयंस में सेपरेट आउट, डिसोशिएट हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, तो सेपरेट आउट हो जाता है आयंस में, तो इजीली मूवमेंट हो जाता है आयंस का, जो कि हमने यहाँ पर देखा। जैसे ही NaCl के क्रिस्टल डालें तो ये बल्ब क्या कर जाएगा, सर्किट, अब इसके अंदर करंट पास हो जाएगा पूरे में, और सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट, और बल्ब कर जाएगा ग्लो। डिस्टिल्ड वाटर था तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा था, जैसे ही NaCl डाला, क्योंकि Na पॉजिटिव में ब्रेक हुआ और Cl नेगेटिव। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी आयनिक कंपाउंड की, सॉलिड फॉर्म में नहीं करता, एक्वस और मोल्टन फॉर्म में
करता है। अब इसके बाद आती है वैसे प्रॉपर्टीज यहीं पे कंप्लीट है, एक लास्ट और देख लेते हैं, नेचर ऑफ रिएक्शन 6, इसे नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, मस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है जनरली, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी वाली और मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी, ये टर्म सबसे ज्यादा पूछा जाता है इनमें। अब आता है सिक्स्थ जो है हमारा वो है नेचर ऑफ रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्शन लास्ट प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड की, नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन। तो नेचर ऑफ रिएक्शन कैसी होती है देखते हैं। इन नेचर आयनिक रिएक्शंस, इन नेचर आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। आयनिक रिएक्शंस जो होती है वो बहुत फास्ट होती है। रीजन कि देखो कैटायन और एनायन, आयनिक रिएक्शन का मतलब क्या है, आयन से, और कैटायन आयनाइन अगर सामने रख दिए जाए तो उनके बीच में तुरंत क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या कर लेते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जल्दी से बॉन्ड बना लेते हैं, जल्दी से रिएक्शन को फॉर्म करते हैं। इसलिए नेचर में जो इन नेचर आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। एग्जांपल के लिए देख लो, एक ले रहे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट जब NaCl के साथ रिएक्ट करते हैं, ये सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं, सोडियम क्लोराइड के साथ, सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, ये रिएक्शन काफी फास्ट होती है। इन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे हमें मिलेगा AgCl, दिस वन इज सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3। ये रिएक्शन पीछे बहुत बार पढ़ी है हमने, सोडियम नाइट्रेट, ये कहाँ पे पढ़ी है हमने ये डबल डिस्प्लेसमेंट पे भी पढ़ा है चैप्टर फर्स्ट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी पढ़ा है चैप्टर फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड बनता है वो बनता है व्हाइट PPT, क्या बनता है, व्हाइट PPT, इसलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जहाँ पे टाइप था वहां पे भी हमने इसको पढ़ा है। तो नेचर में जो आयनिक रिएक्शंस होती है वो काफी फास्ट होती है, क्या होती है, फास्ट, जो कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल भी देख लिया, ये एक रिएक्शन है आयनिक रिएक्शन। तो ये 6 प्रॉपर्टी थी आयनिक कंपाउंड की, कौन कौन सी, इसको नोट करें, दोबारा एक बार बताते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट या अपने नोट्स में नोट कर लेना। देखो आयनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज थी यहाँ से स्टार्ट करा था हमने, बहुत इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड होता है जब इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीटली ट्रांसफर होना मेटल से नॉन मेटल की तरफ, किससे, मेटल से नॉन मेटल की तरफ। फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, फिजिकल स्टेट, आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सेकंड था क्रिस्टलाइन नेचर, जो वो सॉलिड आयनिक कंपाउंड है वो क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्रिस्टल फॉर्म में इसलिए करता है क्यों, क्योंकि उनका रेगुलर पैटर्न होता है, रेगुलर मतलब प्रॉपर एक पर्टिकुलर रेगुलर पैटर्न चलता है, वो भी 3D में। एक रेगुलर पैटर्न जो भी बनाता है वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन नेचर, क्या होता है, क्रिस्टलाइन नेचर। साथ ही साथ कैसे प्रूफ हुआ, एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करा गया, जो आयनिक कंपाउंड्स के आयंस है वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। फिर हमने देखा उसके बाद कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स का हाई होता है ड्यू टू हाई, क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है। नेक्स्ट सोल्युबिलिटी की बात करें तो आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट पे, आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट पे, फॉर एग्जांपल वाटर, और नॉन पोलर में इंसोल्यूबल होते हैं, नॉन पोलर होते हैं बेंजीन, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म। पोलर कौन होता है, जिनमें चार्ज सेपरेशन, नॉन पोलर जिनमें कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होता। यहाँ पे एक टर्म्स थी लाइक, डिसॉल्व, लाइक, इसका मतलब होता है पोलर पोलर में सोल्यूबल है और नॉन पोलर नॉन पोलर में। यहाँ पे आयनिक कंपाउंड का वाटर के साथ बिहेवियर हमने यहाँ पे चेक करा था कैसा होता है, सोल्युबिलिटी किसकी वजह से हो रही है ये हमने यहाँ पे देखा था। देन उसके बाद अगला पॉइंट आया था हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, आयंस तो होते हैं सॉलिड फॉर्म में बट फ्रीली आयंस नहीं होते, क्या नहीं होते, फ्रीली आयंस। बट एक्वस फॉर्म और मोल्टन, मोल्टन होता है पिघला हुआ, एक्वस और मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं ड्यू टू फ्री आयंस। जिसके पास भी फ्रीली आयंस होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सिर्फ आयंस होने से नहीं होता, फ्रीली आयंस भी होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे देखा एग्जांपल, तब डिस्टिल वाटर
मैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी तो बल्ब ग्लो नहीं करता क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर के पास कोई भी आयंस नहीं होते हैं, पर जैसे ही उसके अंदर हम NaCl डाल दें एक आयनिक कंपाउंड तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाता है, क्योंकि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में फ्रीली एग्जिस्ट करता है, और जहाँ पे भी आयंस फ्रीली एग्जिस्ट करें वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। अभी हमारा आयंस का टॉपिक है, एक इलेक्ट्रॉन्स वाला ग्रेफाइट में भी कॉन्सेप्ट आएगा जो चौथे चैप्टर में ऑलरेडी कराया हुआ है। देन इसके बाद हमने छठी प्रॉपर्टी देखी थी, सिक्स्थ, नेचर ऑफ रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन जो होती है नेचर में काफी फास्ट होती है। एक एग्जांपल देखनी है, ये आयनिक रिएक्शन है, ये रिएक्शन करोगे तो इंस्टेंट व्हाइट कलर का पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। किस कलर का? यहाँ पे व्हाइट पीपीटी, जो कि हमने डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी कर रखा है। तो ये था हमारा आयनिक रिएक्शन की प्रॉपर्टीज। कितनी प्रॉपर्टीज? 6 प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे पढ़ी है। तो ये आज का हमारा ये लेक्चर था, आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमने डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अकरेंस ऑफ मेटल। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अकरेंस ऑफ मेटल। मेटल मींस धातु की प्राप्ति। मेटल्स कैसे एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं, कैसे हमें मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में, या कहाँ से मिलते हैं, कौन कौन से प्रोसेस है, ये हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो इसके नोट्स जो भी अपना नोट करना, समझना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, इसको नोट करें।